नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। 2024 के चौथे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार जारी है, लेकिन 24 की लड़ाई अडानी अंबानी पर आती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी ने करीमनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करते हुए कांग्रेस की हार को पक्का बताया। अपने 10 साल के कार्यकाल के विकास कार्य को गिनाते हुए पीएम मोदी ने पहली बार अडानी अंबानी पर चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, ऐसा क्या कारण है कि शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है? क्या उनके यहां टेम्पो में भरकर माल पहुंचा है? पहले तो कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपने लगते थे। अब इस बयान के बाद सियासत में ऐसा उबाल आया कि बयानों की बौछार होने लगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के बयान पर तीखा पलटवार किया। लेकिन सवाल जस का तस है कि 24 के दंगल को क्या अडानी अंबानी मंगल करेंगे या फिर जनता, और इन बयानों के क्या हैं सियासी मायने? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और बारी चौथे चरण की है। हर चरण में दिग्गजों का प्रचार तेज होता जा रहा है। मुद्दों का वादा कर चुनावी मैदान में उतरे राजनीति के धुरंधर दावे और वादे तो हजार कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा करने पर बात नहीं कर रहे। हाल ही में तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को लेकर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन अडानी अंबानी के मुद्दे पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस को घेर लिया। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या पीएम मोदी अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं? मतलब अडानी अंबानी आपको टेम्पो में भरकर पैसे देते हैं? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए, पूरी इंक्वायरी कराइए, घबराइए मत। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या?
एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाए। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। कुल मिलाकर लोकसभा के रण का चौथा चरण भी दिलचस्प दिख रहा है। अब लड़ाई अडानी और अंबानी पर आ गई है। अब इस भीषण रण में क्या जनता बदलेगी समीकरण, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए देखिए, 24 का दंगल है। अडानी अंबानी जो हैं वो मंगल कराएंगे या जनता? मेरे हिसाब से तो जनता ही मंगल कराएगी, क्योंकि उससे बड़ी निर्णायक कोई नहीं होती। लेकिन ये जो चौथा चरण है वाकई बेहद दिलचस्प होगा। वो अडानी अंबानी पीएम मोदी के मुंह से सुनने को मिले हैं, जिसके लिए राहुल गांधी कह रहे थे कि बंद कमरों में उनका नाम लिया करते थे, और कहा भी तो लगा कि कुछ ऐसी बात कहेंगे कि पक्ष में चला जाएगा। कह दिया टेम्पो में। अब ये भी एक सवाल है कि जितना दे रहे थे क्या टेम्पो में पहुंचा रहे थे, या फिर कांग्रेस को गया तो टेम्पो में गया, ये मोदी जी को कैसे पता। निश्चित तौर पर जो बयानबाजी है उसमें देखिए थोड़ी हास्यास्पद भी लगती है, क्योंकि जब दिग्गज इस तरह की बात इस इतने महत्वपूर्ण चरण में करेंगे, महत्वपूर्ण सरकार के लिए जनता चुनेगी अपने जनप्रतिनिधि को, तो ये इस तरह की बातें निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती हैं। सीधे चर्चा का रुख करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष अब से कुछ देर में हमारे साथ रखेंगे भीमराज जाखड़ जी, उनका भी स्वागत करती हूँ। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है अडानी अंबानी का जब नाम आया तो ऐसा लगा और ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस बहुत ज्यादा इस पर सवाल उठाती थी। हमेशा ये सुनने को मिल रहा था कि मोदी जी ने सारा पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया। लग रहा था कि कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा जिससे कम से कम ये एक मैसेज जाएगा कि नहीं, क्या सच है क्या गलत है। लेकिन यहाँ तो उदाहरण टेम्पो का आ गया, जो अपने आप में सवाल बन गया कि क्या आपने भी टेम्पो के माध्यम से पहुंचाया। राहुल गांधी ने भी सीधे इसी पर बात की है। और ये बात कह देना कि अब राहुल गांधी नाम नहीं ले रहे या गठबंधन या कांग्रेस नाम नहीं ले रहा है, मतलब उनको भी कुछ मिल गया। कैसे? उनके तो जो खाते थे वही फ्रीज हो गए थे, तो कहां अचानक से इतनी सारी चीजें इस बीच आ रही हैं? कोई भी चुनाव बिना उद्योगपतियों के फंडिंग के नहीं निपटता। इसकी वानगी को समझना हो तो एक बहुत पहले पिक्चर आई थी राजनीति, मध्य प्रदेश के घटनाक्रम पे बेस करके बनाई गई थी, और रणवीर कपूर इसमें रोल किए थे। अब देखा उसमें नाना पाटेकर किस तरह से उद्योगपतियों से चंदा जुटाने की कोशिश करते हैं अपनी पार्टी के लिए। हमने तो उस तरह के चंदे को सिस्टमेटिक करने के लिए स्टेबल बांध लाया था कि जो कुछ हो वो एसबीआई के रिकॉर्ड में हो, लिखित पढ़त में हो, और सदन में बाकायदा चर्चा के बाद लाया था। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी इसके पहले और बाद में भी
पार्टियां उद्योगपतियों से पर्दे के पीछे चंदा लेने से बाज नहीं आती। मेरे मोदी जी का इशारा उसी तरफ है। जो लोग अडानी अंबानी की माला जप रहे थे, वो अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब साफ है, चंदा पहुंच गया। किस साधन से पहुंचा, ये कटाक्ष का विषय हो सकता है। हमने तो इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया। मतलब विवेक जी यदि किसी इतने समय तक यदि पीएम मोदी खुद भी नहीं बोल रहे थे अडानी अंबानी के लिए, मतलब आपने भी जो कहा जा रहा था वो सही था, और वो भी कटाक्ष का विषय हो सकता है कि किस माध्यम से आपने पहुंचाया। ठीक है, क्योंकि कुछ शायद आवाज का कुछ डिस्टरबेंस आ रहा, तो एक बार फिर से मैं आपको कनेक्ट करूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है आप भी कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे सवाल खड़े हो जाएंगे। राखी जी, कोई चुनाव क्या बिना उद्योगपतियों के फंडिंग के संपन्न हुआ है क्या? तो सर सबको चंदा मिलता है, लेकिन ये इस वाले इलेक्शन में चौथे चरण में गठबंधन को भी दे दिया उन्होंने, या वो दे रहे हैं, इस बात के क्या प्रमाण है? उद्योगपति, राखी जी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उद्योगपति सारे दलों को चंदा देते हैं। जीतने वालों को ज्यादा देते हैं, सेकेंड प्लेयर को थोड़ा कम देते हैं, और वालों को थोड़ा और कम देते हैं। ऐसा नहीं कि उद्योगपतियों का कोई खाली आ जाता है। कोई चुनाव बिना उद्योगपतियों के फंडिंग के नहीं होता। ये सत्यता, हमने तो इसको सिस्टमेटिक किया था इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसको एक दस्तावेजी रूप दिया था, सदन में चर्चा के बाद बनाया था उस विधान को। ठीक है, चलिए विवेक जी आपकी आवाज में काफी डिस्टरबेंस आ रहा है, प्रॉपर तरीके से ना तो गेस्ट सुन पा रहे हैं ना मुझे भी आ रही है। एक बार फिर से हम आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भीमराज जाखड़ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैडम, आ रही है। हाँ भीमराज जाखड़ जी, एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि चंदे की जरूरत सबको पड़ती है, कोई भी इलेक्शन बिना उद्योगपतियों के नहीं निकलता है। ये सारी बातें तो मुझे लगता है एक तरफ कर दें हम, क्योंकि कोई नई बात नहीं है, वो तो सबको ही पता है। इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, किसको कितना गया पता था। लेकिन इस वक्त पे ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि पहले माला जपते थे रोज, काफी समय से नाम नहीं ले रहे हैं, टेम्पो में भर के कांग्रेस को पैसा पहुंचाया, कितना पहुंचा है सर? राखी जी, मैं एक कवि का एक शायर है, वो मैं आपको कहता हूँ कि लोकी तो भगवान बेच के, अटी ते सामान बेच के। लोकी, अटी पंजाबी में दुकान को कहा जाता है। लोकी तो भगवान बेच के, अटी ते सामान बेच के, किसाना तेरी फसल बिकी ना, किसानों तुम्हारी फसल नहीं बिकी, किसाना तेरी फसल बिकी ना, बीजेपी वाले हिंदुस्तान बेच के। मैडम, ये हालात 10 साल के अंदर इस बीजेपी सरकार ने आके किया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इन उद्योगपतियों के चक्कर के आने के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरह का रवैया गरीब आदमी और मजदूर और किसान, व्यापारी, मिडिल क्लास के इनके साथ किए। एडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, नाथन एंडरसन ने रिपोर्ट जारी की, तो 88 सवाल जो पूछे गए थे उसका जवाब आज तक जनता को नहीं मिला। पैसा तो जनता का है, आज जो बैंकिंग सेक्टर जनता का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 2014 तक एक भी बैंक नहीं डूबा था। इनके पिछले 10 सालों में 5 बैंक और कई वित्तीय संस्थान डूब गए, उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी प्रवक्ता विराजमान है, मैं तो पूछना चाहता हूं कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी, उस दिन का इंतजार है हमें। क्या जो 10 सालों में बीजेपी ने जो छापे मारे हैं 3,500 के करीब, उसमें 95% छापे विपक्षी नेताओं पे मारे गए हैं। और जिन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली उनकी फाइलें बंद हो गई। प्रफुल्ल पटेल को ले लीजिए, अजीत पवार को ले लीजिए, हेमंत सोरेन को, किन किन का नाम बताऊं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अडानी को एनटीपीसी ने 1.2 करोड़ कोयले का ऑर्डर दिया, देते ही उसमें 2.5% एक्साइज थी, वो इन्होंने खत्म कर दी। और बीओबी के सीईओ थे संजीव चड्ढा, उसका कार्यकाल सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ाया गया कि जाके आप उसको अडानी को आप लोन दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक सवाल ये है, क्या 2014 में अडानी की इनकम टोटल जो नेटवर्थ थी 7.1 अरब डॉलर थी, वो 2024 के अंदर आके 155 अरब डॉलर कैसे होगी? क्या अंबानी की जो नेटवर्थ थी वो 18.6 थी, वो 91 अरब डॉलर कैसे पहुंच गई? क्योंकि मैं राखी जी, इन्होंने एक संस्थान
औने पौने दामों में बेचा है। आप एक बात बताइए, अडानी को पोर्ट दिया, उस पे एनवायरमेंट पॉलिसी का इन्होंने पालन नहीं किया, 200 करोड़ की पेनल्टी यूपीए गवर्नमेंट ने लगाई थी और इन्होंने आते ही उसको माफ कर दिया। जयपुर एयरपोर्ट पे 400 करोड़ रुपए लगा के उसको तैयार किया गया, इन्होंने अडानी को दे दिया और उसमें जीएसटी थी वो माफ कर दी। एक हिंदुस्तान में डायलॉग चल रहा है कि रेल बेच दिया, सेल बेच दिया हवाई अड्डा, ये सब देख के खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। ये तो आज देश के अंदर चल रहा है, इनको किसी दिन, अब सबको पता है 3 काले कानून लाने गए। मैं आपके माध्यम से इसके बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मैं 3 आदमियों के नाम पूछना चाहता हूं कि शरद मराठे और संजय मरीवाला का नाम बताइए, कौन लोग थे जिन्होंने 3 काले कानून का आइडिया दिया था कि अभी भी देश में कोरोना फैला है और आप इसको लागू कीजिए। और श्रीकांत वित्त आयोग के चेयरमैन, उन्होंने कहा था शशिकांत ने कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र में अडानी के गोदाम बन गए थे और आपको आश्चर्य हो जाएगा 7 साल के अंदर सबसे कम गेहूं का स्टॉक जो एफसीआई में है वो अब की बार है। और 2018 के बाद इन्होंने एफसीआई का बजट भी रोका। किस लिए रोका? कि सारा गेहूं का स्टॉक रोक दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो तो किसान थे, 750 किसानों ने कुर्बानियां दी थी, तब मोदी को झुकना पड़ा था। और मैडम आपको बता रही पूंजीपतियों की हालत देखिए कि बैंकिंग सेक्टर 70,000 करोड़ का 70,000 करोड़ का बेनिफिट दे रहा है, तो उसकी 10% हिस्सेदारी क्यों बेच रही हो? और इसके बाद खबर आती है कि 2030 तक जो फिनटेक कंपनियां हैं वो बैंकिंग सेक्टर को क्रॉस कर दी, क्योंकि फिनटेक कंपनियां इन अडानी और अंबानी जैसे लोगों की है और सरकारी बैंकों से पैसा लेके बाजार में व्यापार कर रही है। तो ये इनकी पूंजीवादी सोच है। मैं वापस और मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिटलर की भी खत्म हो गई, हिटलर शाही, मुसोलिनी की भी खत्म हो गई, नीरो की भी हो गई और मोदी जी की भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। यश भारती जी, मुझे लगता है चौथा चरण है आज, थोड़ा सा, क्योंकि हाल ही में बहुत दिनों से पहले चरण के बाद से मुद्दे गायब थे, तो पीएम मोदी ने तेलंगाना में कुछ 10 साल के अपने कार्यकाल के बारे में भी कुछ बातें कही, लेकिन मुझे लग रहा था जो एक उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था वो अडानी अंबानी पर बोलने का था। लग तो रहा था बहुत अच्छा आएगा, लेकिन जो आया मुझे लग रहा है कि वाकई बड़ा दिलचस्प है और हर चरण में कुछ नया आता है। इस चरण में देखिए अडानी अंबानी आ गए और अब तो इंडिया गठबंधन या कह लीजिए कि कांग्रेस को भी टेम्पो में पैसा पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है गठबंधन के पास भी टेम्पो में पहुंचा, थोड़ा पहुंचा। क्या मायने इस तरह की बयानबाजी के? साफ दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के पास बताने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तो बातों में, अनर्गल बातों में उलझाना, ऐसी बातें छोड़ देना जो ना उनके खुद के समझ में। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, क्या स्पष्टीकरण दे रहे थे, वो क्या बता रहे थे? वो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी, उसको जस्टिफाई कर रहे थे, उसको सही बताने की कोशिश कर रहे थे, जिससे चंदे का धंधा की पोल खुल गई भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार की। उसके बाद भी उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी चीज़ लेके आए थे। क्या अच्छी चीज़ लेके आए थे? अब निष्पक्षता थी उसमें? क्या उसमें डिक्लेरेशन था जो व्यक्ति चंदा दे रहा था? क्या उसकी बात सामने आती थी? अगर सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को नहीं छानता, किस तरीके से एसबीआई ने कितने दिन लगा दिए डाटा डिक्लेयर करने में, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है। और इसको इतने गर्व से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल के माध्यम से। उसी तरीके से हमारे देश के नेता हैं मोदी जी, वो भी वही बात कह रहे हैं। आप अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, अडानी के हवाई जहाज में घूमते हैं, उनके साथ घूमते हैं, गुजरात में पूरा सब काम करते हैं। आज स्थिति ये है, लगातार ये आंकड़े हैं, घोषित आंकड़े, कोई बनाई हुई बात नहीं किसी राजनीतिक पार्टी। पूरे देश की संपत्ति और 22 उद्योगपतियों की संपत्ति बराबर हो गई है। आज जरूरी हो गया है कि अंबानी बर्बाद ना हो, अडानी बर्बाद ना हो। अगर अडानी बर्बाद हो जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। आपने सारी संस्थाएं उनके हाथ में रख दी हैं, तो मजबूरी हो गई कि इन लोगों को ठीक तरीके से खुराक देना, इनके उद्योग को फल फूल देना, जैसा भी हमारे एक साथी बता रहे थे, लोन देना, योजनाएं देना और संपत्ति देना, बरगंदा जो हमारे सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेल, जेल, सब इनको देने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अगर इनसे हटाएंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे और ये बर्बाद होंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो अब ये अनर्गल बातें आप कह रहे हैं कालाधन पहुंच गया, तो कालाधन खत्म करने के लिए तो आपने नोटबंदी की थी। तो ये फेलियर तो आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि मैं फेल हो गया नोटबंदी कराने में। नोटबंदी के माध्यम से जो काला धन लाना था, भ्रष्टाचार खत्म करना था, जो आतंकवाद खत्म करना था, जो अच्छे दिन लाने थे, वो सारी बातें खत्म हो गई। तो अब बचा कुछ भी नहीं है। तो ये अनर्गल बातें करना, और हम अगर केवल अडानी की संपत्ति पे बात करें, अंबानी की संपत्ति पे बात करें, तो 24 घंटे नहीं, पूरे महीने भर कम पड़ जाएंगे। जिस तरीके से उद्योगपतियों को सरकार का सहारा मिला है और जिस तरीके से कमजोर को और कमजोर किया गया और मजबूत को और मजबूत किया गया है इस एनडीए की सरकार में, तो ये सबको दिखता है।
आज आप खुद अपने आसपास महसूस करिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास के जो किराने के व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका उद्योग आप लगातार देख रहे होंगे बंद हो रहा है, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट्स जो है उनका फल फूल रहा है। आज राशन लेने के लिए आप जाइए, बड़े बड़े मार्ट्स खुल गए हैं, बड़े बड़े शोरूम्स खुल गए हैं, वहां आप जाइए, उनके पास सारी योजना है, लेकिन घर के बगल में जो किराना व्यापारी है वो नहीं दे पाएगा। रेट में फर्क है। आखिर ऐसा है क्यों? ये तो सरकार का ही काम है। अल्टीमेटली एंड यूजर, जो अंतिम उपभोक्ता है, उसके पास चीजें पहुंचनी है, बेहतर तरीके से पहुंचे। इसी एनडीए की सरकार में बाबा रामदेव ने किस तरीके से खुला विज्ञापन किया कोरोना खत्म करने की बीमारी का। सुप्रीम कोर्ट में आज माफी मांग रहे हैं, और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम संज्ञान लिया हुआ है और माफी नहीं मांगने दे रही एक कमरे के अंदर। सार्वजनिक माफी की बात आ रही है, तो वही सार्वजनिक माफी मांगने की जरूरत है एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी को, कि जिस तरीके से उन्होंने देश को पीछे रखा है, विफल किया है, और ये जिस तरीके की बातें आ रही हैं, इन सबके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी, आवाज पहुंच रही है? तो डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, मैं पता ही नहीं चल रहा, आधी बातें पता चलती हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही मैडम सैयद मोहम्मद तकी जी, मैडम, मैं कोई सवाल लूं, आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मुझे भी डिस्टरबेंस यहाँ समझ में नहीं आ रहा। आप बोलेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, एक बहुत विधान बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो लोगों को नकल कराता था, और जब फ्लाई स्क्वाड ने उसको पकड़ा तो कहने लगा मैं लोगों को यह प्रोत्साहित करने आया हूँ, ये लोग एग्जाम देने में नर्वस हो जाते हैं, इनका आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? और वो बार पकड़ जाता था, खबर वही देता था। आज की डेट में पकड़े गए मॉडल में बीजेपी लोग एग्जाम्पल दे कि भाई देखिए हमने पाकिस्तान कर दी, हमने दिखा दिया। देखिए आपने अपने आप बताया था जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं खुलासा कर रहे, क्यों नहीं खुलासा कर रहे, आप क्यों वेट कर रहे कि हम आपको ऑर्डर दे तब आप खुलासा करेंगे, तब जाके सीबीआई ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में पीछे डालने पर इस बात का खुलासा किया। अगर ये कहना चाह रहे थे कि चाह रहे हैं पाकिस्तान आपसे, तो उन्होंने क्यों नहीं खुलासा किया था? दूसरी बात, जिन कंपनियों ने नहीं दिए बीजेपी के, उससे धमकाया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, और फौरन उन्होंने आनंद फानंद में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बीजेपी को किया, और फिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको छोड़ दिया गया या उनका बैन उठा दिया गया। कई फार्मास्यूटिकल कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिए गए हैं, और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि बॉन्ड लिए तो वसूली गेम चला है, तो वसूली से नहीं, और भाजपा इसको घर से बता रही है। शर्म की बात है ये बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। देश के सामने आप क्या कर रख रहे हैं? वसूली गेम चला रहे हैं। जो गुजरात में अमित शाह करते थे, कभी वसूली करते थे, आज वो देश की लेवल की वसूली कर रहे हैं, और देश को लगातार नीचे कर रहे हैं, देश के सम्मान के ऊपर आघात कर रहे हैं, हमारे संवैधानिक सुरक्षा को चिन्हित कर रहे हैं, हमारे समानता के अधिकार को चिन्हित कर रहे हैं। आज खुलासा आया इस बोल में कि 545 करोड़ का बॉन्ड रिलायंस ने लिया है बीजेपी का, तो बीजेपी क्या जवाब देगी इसके ऊपर? ठीक है, किस मुंह से इलेक्शन में जा रही है? बीजेपी को तो देश नहीं है इलेक्शन में दिखाने के लिए, इतने बीजेपी के इतने खराब 10 साल, 12 से 17 साल में किसी पार्टी ने नहीं किए, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ठीक है। देवदत्त जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देवदत्त जी, देखिए, ये मुझे लग रहा है कि बयानों की जो जंग है अडानी अंबानी की संग, और इसलिए ये टाइटल आज हमने रखा क्योंकि इस इलेक्शन में अब अडानी अंबानी भी आ गए। मैंने एक लाइन बोली थी कि ये 24 के दंगल में अडानी अंबानी मंगल कराएंगे या जनता? वो जनता कराएगी, मुझे लगता है उससे बड़ी निर्णायक तो कोई नहीं है। और जहां तक मुद्दे हैं वो भी जनता से संबंधित थे, जो ये सारे दिग्गज अपने मैनिफेस्टो और तमाम तरह के पत्रों में लेकर आए। बात वहां नहीं हो रही। आपको क्या लगता है इस चौथे चरण के लिए जो तैयारियां हैं, जो मंच पे अब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा अपना काम भी गिनाने लगे हैं, लेकिन ये अडानी अंबानी को बीच में लाने की जरूरत क्या थी आज? चुनाव हो रहे हैं, अभी 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण के 13 मई को है। तो 3 चरणों में हमने देखा कि अलग अलग चरण में अलग अलग मुद्दे उठाए गए, अपनी अपनी सुविधा से, क्षेत्र की स्थिति, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। मतलब एक व्यापक मुद्दा होना था, राष्ट्रव्यापी मुद्दा होना था, जनहित का मुद्दा होना था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे होने थे जो जिनका सरोकार आम आदमी से है। लेकिन बदलते मुद्दे हर चरण में, अब यहाँ तक कि अब अडानी अंबानी भी आ गए, क्योंकि
कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने एक माहौल बना दिया था पिछले कुछ वर्षों में कि जो सरकार है भाजपा वो कुछ उद्योगपतियों की सरकार है और वो उनको फायदा दे रही है। 22 उद्योगपति को जितना पैसा इस सरकार ने दिया है हम उतना इनको अरबपति बनाया तो हम लखपति बनाएंगे करोड़ों लोगों को। एक जो मुद्दा जनता के बीच चर्चा का विषय भी बन रहा था, तो हमें लगता है कि कहीं से फीडबैक शायद प्रधानमंत्री को मिला हो कि इस मामले में क्या आपके स्पष्टीकरण हो सकता है। तो उन्होंने आज खुलकर जिस तरह से कहा और नाम भी लिया अडानी अंबानी का, और जिस तरह से आपने अभी सब चर्चा की है टेम्पो में भर के, तो मुझे लगता है कि अब राजनीति में वो सब होगा कि जैसे एक स्थानीय स्तर के चुनाव में होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर, तो ये जो अब माहौल बना है, अब असली कसमकस का दौर, अब एक छीना झपटी एक एक वोट एक एक मुद्दे की ये बढ़ती जाएगी। जैसे मौसम में तपिश बढ़ रही है ऐसे ये ज्वलंत मुद्दों की, ये जरफरात मुद्दे अब आपको देखने मिलेंगे। अभी और तीखी तलखी होगी, चौथा चरण होने दीजिए, 5वें 6वें 7वें तक तो आप देखेंगे कि एक तरह से खींचने जैसी स्थिति राजनेताओं की हो जाएगी, क्योंकि ये जो गुणा भाग लग रहे हैं हर चरण के बाद, उसके बाद ये होता है कि हमें जीतना, हर हाल में जीतना। जैसे क्रिकेट में और रोमांच होता है जबकि आखिरी ओवर बचा है उसको 10 रन चाहिए, तो कैसे हर बॉल पे रन लेने की कोशिश, इस तरह की हर बयान में हर बात में वोट दिख रही है अब राजनेताओं को, और वो कैसे मिलेगी, थोक में वोट कैसे मिलेगी, जनता कैसे प्रभावित होगी, कभी जाति कभी धर्म, और अब अरबपतियों पर निशाने को लेकर वोट की जो कोशिश हो रही है, तो ये कोई वो नहीं है। ये हमेशा से भारतीय राजनीति में होता रहा है कि हमें वोट लेने के लिए जो भी कहना पड़े, जो नारे देना पड़े, गरीबी हटाओ देश बचाओ के नारे हम सुनते बचपन से इस यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन ना गरीबी हटी ना वो नारा। तो ये सब आप देख ही रही हैं कि अब तो केवल और केवल उन मुद्दों को धार दी जाएगी जिन पर की रोचकता हो, जिन पर जनता कुछ ध्यान दे। और जब भी आपने देखा हो कि सड़क पे चलते हुए यदि पैदल वाले आदमी को साइकिल वाला टक्कर मार दे तो गलती भीड़ साइकिल वाले की बताएगी, स्कूटर वाले को जीप वाला मार दे तो जीप वाले की गलती बताएंगे। ऐसा ही हो रहा है कि अब जो है तो अडानी अंबानी की जो गलती बताएगा वो भीड़ को ठीक लगेगा। यही सब जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, भारतीय मनोविज्ञान आम आदमी का, उसी को रिसर्च कर ली है राजनीतिज्ञों ने, और हम उन्हीं मुद्दों पे चोट करेंगे जिससे आम जनता हमारी तरफ आकर्षित हो सके कि हाँ ये बात ठीक कर रहे हैं, हम गरीबों की, हम मध्यम वर्गीय की, हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। तो ये सब आपको बड़े अच्छे से देखने और सुनने को मिलेगा, क्योंकि आजकल चुनाव केवल दलों का नहीं रह गया, मैनेजमेंट का हो गया। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और वो सब लगे रहते हैं कि आप भाषण बनाते, बयान बनाते और कहते कि आप इसको ऐसा कहेंगे तो इसका ये असर होगा। पहले ये होता था कि जो होता था वो स्वाभाविक रूप से नेचुरल रूप में कह देते थे कि ये है, ये समस्या है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन अब ऐसा प्रेजेंटेशन का दौर आ गया है कि आप जिस तरह से एक तरह से मेकअप किया जाता है उसी तरफ का, लेकिन जब जनता की फटकार पड़ती है तो जैसे मेकअप किए हुए चेहरे पे 4 पानी के छींटे पड़ते, असली चेहरा सामने आ जाता है। तो जनता की जब चोट पड़ती है तो सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। कोई अपने आप को इस भ्रम में न रखे कि हम बहुत बड़े मैनेजर, हम बहुत बड़े तर्कशास्त्री या कुछ भी, लेकिन अंततः तो जनता ही जनार्दन है। यदि ऐसा होता कि उद्योगपतियों के दम पर ही वो चुनाव जीते जाते तो फिर ये क्यों, ये तो अडानी अंबानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और सब अपने उम्मीदवार खड़े करते। इस देश की इतिहास है कि लोग जेल में बंद होकर चुनाव जीते हैं, पैदल चुनाव जीते हैं, साइकिल पर चुनाव जीते हैं, बहुत किन्नर भी चुनाव जीतते हैं। ये कोई आधार नहीं है। जनता जिसको पसंद करे, जिसको लाइक करे, जिसकी उसके प्रति स्वीकृति बन जाए, उसको मतदान में फायदा मिलता है। जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, आपसे तो मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तो ये चौथा चरण की तैयारी है, इसी को लेके तेलंगाना पहुंचे थे, इसी को लेके अपने कुछ 10 साल के कार्यों के बारे में पीएम मोदी बोल रहे थे। न जाने अचानक से क्या हो गया, क्या सोच के प्लान करके गए थे कि अडानी अंबानी को उन्होंने एक बात रख दी सामने, जबकि उसकी कोई ऐसी जरूरत थी नहीं यहाँ पर। अब उनको लगी होगी तो उनने कह दिया। अच्छा, उम्मीद उनको ये भी नहीं थी कि पलटवार किस तरीके का आ जाएगा। जो कह गए उसी में कहीं ना कहीं खुद उलझती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर भी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
एक बात महत्वपूर्ण मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस इंडिया गठबंधन को शुरू से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इनका कोई कंपटीशन हमारे साथ नहीं है, उसके बाद पहले चरण से अब तक जो बयानबाजी पीएम मोदी खुद दे रहे हैं, जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं प्रत्याशी को लेके, उससे तो मुझे लग रहा है कि इस चौथे चरण तक कहीं ना कहीं पड़ला ज्यादा भारी सा इंडिया गठबंधन का है। आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआती दौर में तो सच था कि कोई जो दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की कोई उसका कंपटीशन नहीं है, इंडिया गठबंधन को बहुत हल्के में ले रही थी। लेकिन चरण दर चरण पहले दूसरे और तीसरे चरण तक आते आते आप देखिए हमेशा हर बार जो है भाषा बदल जा रही है, हर बार मुद्दे बदल जा रहे हैं, हर बार जब भी बातें हो रही हैं एक तरह से, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें अगर छूट गई तो प्रधानमंत्री जी खुद ले आ लेते हैं। आपने देखा होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी का सिर्फ एक ही एजेंडा था, जब तक वो अडानी को के बारे में कुछ बोल नहीं लेते थे तब तक हमको लगता है उनकी राजनीति का पूरा अर्थ पूरा नहीं होता था। आपने देखा संसद में देखा होगा बड़े बड़े तरीके से मुद्दे उठाए और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जी को लगा कि पूरे इस चुनाव में वो बार बार अडानी को ले आते रहेंगे। अब सवाल है कि वो बीच में हो गया, चुप हो गए। कुछ बार बोले जरूर कुछ जनसभाओं में कि 22 पूंजीपतियों का नाम लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि सारा पैसा जो है इनके कर्जे माफ़ हो जाते हैं। और अभी आप दोनों बयानों को आप देखिएगा, जिस तरह का बयान आया है प्रधानमंत्री जी का, हमें लगता है कि उस स्तर के बयान की उम्मीद कोई भी देशवासी नहीं करता है कि आप टेम्पो में पैसे भेजें। बताइए, देश के प्रधानमंत्री आप हैं, अगर इस तरह का बयान देंगे मतलब आपकी जो ईडी सीबीआई आज तक जो छापे मार रही तो कमज़ोर है। आप बराबर ये कोशिश करिए। इन सारी चीज़ों को देने के पहले एक बार सोचने की ज़रूरत थी। पता नहीं किस व्यक्ति ने, जो भी इनके रणनीतिकार हैं, जो लोग इन बातों को उन तक पहुंचाते होंगे, फीडबैक देते होंगे, उन शायद हो सकता है कि उन्होंने इस बात को सोचा नहीं होगा कि इसका पलटवार भी आ जाएगा। देखिए, बड़ी गंभीर बात है। ये बात सही है, हमारे भाजपा प्रवक्ता ने बिल्कुल कई बातों का खुलासा भी किया अभी कि अब तक जो जितने भी राजनीतिक दल हैं कहीं न कहीं किसी न किसी उद्योगपति से, किसी से चंदा जरूर लेके चुनाव में उपयोग करते रहे। लेकिन क्या होता, पर्दे के पीछे होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया, उसके बाद से परिस्थितियां बदली। लेकिन आज टेम्पो में पैसे भेजने या पैसा देने वाली बात अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी बात करते हैं तो लगता है देश में इस तरह की बातें और देश की जनता इस पर जरूर गौर करने वाली बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिनकी हर बातों पर जनता कनेक्ट करती है। अगर इस बात को कनेक्ट करेगी तो इसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है और शायद इस बात को समझना होगा। आज का जो बयान है राहुल गांधी का, जो पलटवार है, उसको देखिए और प्रधानमंत्री जी की बात को देखिए। हमें लगता है कि चुनाव जिस तरह से जिस चरण में आगे बढ़ता जा रहा है, हमें हर बार कुछ न कुछ नए मुद्दे मिल रहे हैं। आपने देखा होगा और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई न कोई ऐसा मुद्दा जरूर आएगा जिस पर जो अगले चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। तो जो इंडिया गठबंधन की जो बात आप कर रही थी, ये 3 चरणों का चुनाव देखिए, हो सकता है सबसे ज़्यादा इनपुट तो प्रधानमंत्री जी के पास होगा कि क्या स्थितियां होंगी, किस तरह से राजनीतिक दल कहाँ कहाँ क्या पोजीशन होंगी, ये पहले से ये पता हो जाता है। तो इसीलिए अगले चरण की तैयारी होती है, उसकी रणनीति बनती है। अभी तो देखिए, अभी तक मंगलसूत्र आया, हिंदुस्तान पाकिस्तान आया, बीच में संयुक्त पित्रोदा आ गए और कल तक भी थे पूरे जो है देश के बांटने वाली बात। प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि देखिए हम देश का अपमान नहीं सहेंगे, ये सारी बातें। लेकिन इसके बावजूद जब ये बातें आ जाती, जब पूंजीपतियों को लेकर के खुलासा होता देश में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है देश के जनता के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी परेशानी होती है। क्योंकि इन दोनों पूंजीपतियों की उतनी संपत्ति है और जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तो क्या ये बयान किस संदर्भ में दिया गया, ये तो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। और दूसरी बात है, जनता किस तरह से कनेक्ट करती है, ये तो समय बताएगा। चौथे चरण के चुनाव में आने वाला है, उसमें इसका असर क्या पड़ता है। बिल्कुल ठीक है विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है पूरी बातें सभी लोगों का ये मानना है और इसको हम थोड़ा सा पॉजिटिव भी लें, क्योंकि मुद्दों की बात हमेशा होती है। पहले चरण से लेके बार बार हर चरण के पहले यही बात होती है कि मुद्दों पर आए, मुद्दों पर बात करें। बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर आए हैं, हम अपने रोड मैप को रखें, हम अपने पिछले कार्यकाल को रखें, उन पर बात कर सकते हैं। ठीक है, यदि कहीं कोई बात हुई है, जैसे कि आपने भी कहा था कि उद्योगपतियों का जिक्र हुआ, चंदे का जिक्र हुआ, लेकिन चौथे चरण में अडानी अंबानी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ गई, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ आपसे। इस बात की पड़ी कि जो लोग अडानी अंबानी को सुबह से लेकर शाम तक कोसते थे,
आज उनके मुंह पे अडानी अंबानी का नाम चौकत नहीं आता। मतलब साफ है कि आपने पूरे के पीछे से चंदा लिया, मोटा चंदा लिया। प्रधानमंत्री जी के कहने का जो तंज है कि टेम्पू में भर भर कर गया, उसको आप तंज के रूप में ले लीजिए। लेकिन ये तो साफ है कि ये शहजादे की जो भाषा बदली है वो चंदा बनाने के बाद बदली है। और हम फिर कह रहे हैं कोई चुनाव देश का ऐसा नहीं हुआ जिसमें उद्योगपतियों ने राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दिया। आपके श्रीवास्तव साहब बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकारिता का इनका जीवन है, लंबा अनुभव है, उन्होंने बहुत चुनाव कवर किए होंगे। आपने देखा, मैंने एक फिल्म की जिक्र किया था जिसमें राजनीति फिल्म दो राजनीति के बैकग्राउंड बनी थी, उसमें सक्सेरिया जी का जिक्र आता है जो आज मध्य प्रदेश के उद्योगपति रहे। बिना उद्योगपतियों के सहायता में कोई चुनाव संपन्न नहीं हुए। हाँ विवेक जी, वो पर्दे के पीछे होते थे। विवेक जी एक सेकेंड सुनिए सुनिए तो विवेक जी मेरी बात को सुनिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि चलिए आप कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा चंदा कांग्रेस को या इंडिया ब्लॉक को पहुंचा और इसीलिए अचानक से इनने वो सारी बातों को छोड़ दिया। मुझे लगता है पहले चरण से अडानी अंबानी कहाँ आ रहे थे। ये जो लोकसभा का चरण शुरू हुआ था तब तो न्याय पत्र, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र इसी पे बात हो रही थी। उस पूरे में तो कहीं मुझे अडानी अंबानी दिखे नहीं थे। तो पहले चरण से हम तीसरे तक पहुंच गए, तीसरा भी संपन्न हो गया, चौथे में आते आते अडानी अंबानी क्यों आए? बस सवाल मेरा इतना सा है, उनकी जरूरत नहीं थी। एक सवाल ऐड ऑन कर लीजिए। हाँ बताइए। यश जी भी कुछ एक सवाल ले रहे हैं, बोलिए। देखिए जो बात लगातार विवेक जी भी बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने बोला, अगर चंदा लेने में इतनी खराबी है तो इन्हीं अडानी अंबानी जी से इन्होंने भी चंदा लिया है और चीजें दी हैं, संसाधन दिए हैं, तो ये अपने आप को भी अपराधी पकड़। इन्होंने टेम्पो से लिया है तो इन्होंने तो उनका हवाई जहाज लिया है। लगातार मोदी जी के उसमें फोटोज देखे हैं मीडिया के माध्यम से। गाली तो नहीं देते ना, यानी आप ना तो स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं ना सवाल समझ पा रहे हैं, आप खुद हास्यास्पद स्थिति बना रहे हैं। भाई चंदे का धंधा आपने किया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से, ये बात खुल चुकी है। उसके बाद अडानी आप समझना नहीं चाहते हो, यानी देश समझना चाहता है, आप समझा नहीं पा रहे। उद्योगपतियों का भी उतना योगदान है जितना सबका है, देश के नागरिकों का है। आप देश के उद्योगपतियों को गाली दे करके देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो पहले से कहते आ रहे हैं। आज चंदा मिल गया तो आपकी भाषा बदल गई। तो ठीक है विवेक जी राहुल गांधी ने बोला है ईडी सीबीआई को लगाइए, पूरी इंक्वायरी करवाइए, अब होना चाहिए फिर। ईडी सीबीआई तो अपना काम कर रही राखी जी। अरे सर इस मामले पे कि इनको चंदा गया कि नहीं और उनने दिया है कि नहीं, मेरी बात समझिए राखी जी, ईडी सीबीआई तो अपना काम कर रही है। अभी परसों झारखंड से पैसा निकला 35 करोड़ रुपया, तो भाजपा वाले तो नहीं रखे आए इससे। इसके पहले भी निकले 4.5 अडानी जी का पैसा था क्या? तो जो ईडी सीबीआई का पैसा ढूंढ ढूंढ क्योंकि आपने 95% छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे हैं, आप मारिए ना छापे। मैडम मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ, 22 अगस्त 2022 भाजपा प्रवक्ता का मुझे डेट लिख लेना, मैं तारीख बता रहा हूँ आपको। 22 अगस्त 2022 को राजस्थान में बजरी माफिया मेघराज सिंह के छापा पड़ता है और वो 22 अगस्त 2022 को ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राजस्थान के मंत्री हैं, एक राजेंद्र राठौड़ पहले मंत्री थे, वो दोनों तीनों साथ जाते हैं। पर मेघराज सिंह के छापा पड़ जाता है ईडी का, राजेंद्र राठौड़ और धर्मेंद्र प्रधान के क्यों नहीं पड़ता? रोज जांच बंद क्यों हुई? आप उसका खुलासा कीजिए जनता को। ठीक है, एक मिनट, सैयद मोहम्मद तकी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो लगातार विधानसभा चुनाव के बीच में आया, अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आ पाया। ठीक है, आप बताइए जनता को। चलिए एक एक करके मैं जवाब दे रही हूँ। मोहम्मद तकी जी भी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। विवेक जी 1 मिनट रुकिएगा। चर्चा के लिए नहीं है। अरे अडानी व्यक्तिगत नहीं है। विवेक जी 1 मिनट रुकिएगा, सैयद मोहम्मद तकी जी कोई सवाल ले रहे हैं। यस जी प्लीज 1 मिनट, बाकी मेहमान भी बहुत देर से देखिए वो समय मांग रहे हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी प्लीज क्वेश्चन लीजिए अपना। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का बयान देके सत्यापित कर दिया है कि जो भ्रष्टाचार अडानी है, अंबानी भ्रष्टाचारी, वो पैसा पहुंचा रहे कहीं ना कहीं, किसको पहुंचा रहे सेकेंडरी चीज है। 42,000 करोड़ रुपया कर्जा था जिसको इन्होंने 2900 करोड़ में सेटलमेंट कर दिया और 39,000 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए। रुचि सोया कंपनी को बाबा रामदेव को बेचा जिसका 9400 करोड़ रुपए का लोन था और 5,000 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए। एसबीआई का लोन था, उसी एसबीआई से फिर रामदेव को लोन दिला दिया गया।
DHFL पर 1,64,000 करोड़ 1,64 रुपए का कर्जा था और उसको खरीदा किसने? पिरामल ग्रुप ने, और 68,000 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए गए। भूषण स्टील पे 32,000 करोड़ रुपए का लोन था, 18,000 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए। एसआर पावर पे 12,000 करोड़ का लोन था, 94,000 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए। तो सर, ये सारी बातें लोन पूंजीपतियों का वापर क्यों जा रहा है? ये सारी बातें यदि मुद्दों के साथ हो रही होती तो फिर चरण दर चरण आती। 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे और 2024 में आके 205 करोड़ का लोन हो गया। ठीक है सर, हम ये डिस्कशन पे नहीं है, हम समझ रहे हैं उस चीज को, वो किसी से छिपी नहीं है। 1 मिनट रुकिए। सैयद मोहम्मद तकी राखी जी, मैं आपको काला सच बताना चाहता हूँ, वो सुनिए आप। उसका ये है, मैं सिर्फ आपको सुनूंगी तो बाकी लोगों को नहीं सुन पाऊंगी। आप मेरी भी समय की सीमा है, उसको भी समझिए प्लीज। हाँ, मैं एक बुक बताना चाहता हूँ। 1940 में एक बुक आई थी, उस बुक का नाम था इंडियन नेशन हु डिफाइंड। उसमें लिखा है गोलकर ने कि गलती से भी आपकी सत्ता जाए तो 95% जनता को गरीब कर देना और दोस्त की संपत्तियां 2-3 लोगों के हाथों में दे देना, आपकी सत्ता कभी न जाए। वो काम ये देश की सरकार करना चाह रही है। गरीब मजदूर को जितना कुचलो और पूंजीपतियों को पूंजीपति भी बनाओ, तो ये काम करना है। इसीलिए इन्होंने देश के किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति ये लोग कर रहे हैं। कैसे कोविशील्ड देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए, 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों को दे दिए। और मैं आपको एक रिपोर्ट पेश मैं जवाब ले ही नहीं पाऊंगी। विवेक जी मुस्कुराने लगे, इतने सवाल हैं, वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, समय हो जाएगा। जिन्होंने फायदा पहुंचाया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। और ये जो ऑफिस है जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पे 8 साल कंपनियां जिन्होंने बनाई थी, वो ऑफिस है। क्या ये जनता को बताएंगे? और राहुल गांधी ने सवाल ही तो पूछा था, आखिर 20,000 करोड़ किसके हैं? ये पैसा पानी गैस का मतलब जो इल्जाम हुआ था वो सही इल्जाम है। अगर इसका मतलब अडानी अंबानी ने पैसा कमाया, दूसरी बात हंसने वाली बात ये कि सरकार फायदा बचा रहा है। भाई कोई बिजनेस किसको पैसा देगा? जो फायदा पहुंचा रहा होगा। तो मतलब ये बात तो ठीक है, आधा सच तो कबूल लिया प्रधानमंत्री जी ने, आधा सच कबूला, बाकी वो भी कबूल लेंगे आने वाले टाइम में। दूसरी बात, उसके बाद इतना पैसा निकलता है, क्या भारत में कोई नियम है? कोई व्यक्ति इससे लिमिट ज्यादा पैसा नहीं उसका? अगर पैसा ज्यादा निकला है तो ईडी सीबीआई को प्रूफ बने दीजिए कि पैसा भ्रष्टाचार का गलत नहीं निकला है। अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए निकलते हैं तो क्या भारत में कोई नियम है कि कोई व्यक्ति अपने पास 100 करोड़ का नहीं सकता? अगर 100 करोड़ निकले तो मैं प्रूफ करूंगा 100 करोड़ में कैसा है मेरे पास, एक दिन 2 मोदी में पैसा कैसा आया? तो भारत में कोई नियम तो नहीं, क्या निश्चित नहीं क्या लिमिट ज्यादा पैसा नहीं सकते? देखो ये बताइए मुझे आप। तो ईडी सीबीआई से पैसा पकड़ रही है, इल्जाम लगा रही है, इल्जाम लगाने से साबित नहीं होता ये सब। ठीक है, चलिए 1 मिनट देवदत्त दुबे जी, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, बहुत जल्दी से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवदत्त दुबे जी, मेरे को तो एक बात समझ नहीं आ रही है यहाँ कि बार बार एक ही सवाल मैं कर रही हूँ कि अडानी अंबानी की इस चरण में जरूरत क्यों आन पड़ी? बीजेपी कहती है क्योंकि ये लोग माला जपते थे, अब ये लोग चुप हो गए, मतलब इनको पैसा चला गया। बेतुका बयान, मैं बेतुका बयान इसलिए बोल रही हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी, देश के प्रधानमंत्री उस पार्टी के एक बड़े चेहरे, जिनको ये पूरी कॉन्फिडेंस है, 100% वो श्योर हैं कि जनता उनके विजय रथ को एक बार फिर से आगे बढ़ा रही है और उनका समर्थन है। तो इस बात को आप ये बोलकर ला रहे हैं कि अब क्योंकि माला नहीं जप रहा इंडिया गठबंधन या कांग्रेस, इसलिए हम ये बात कहेंगे कि आपने चंदा लिया। क्यों ऐसी बेतुकी बयान दे के आप मुद्दों से भटका के इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में तो ये आज का दौर है, नए दौर की राजनीति है। मैंने आपको पहले ही निवेदन किया था कि वो दौर गया जब मुद्दों पे बात होती थी, लोग संघर्ष करने तैयार रहते थे, जेल जाते थे, लाठी खाते थे, लेकिन सिद्धांतों पर अड़ग रहते थे। आज तो दल बदल ऐसे हो रहे हैं जैसे हम और कपड़े नहीं बदलते, ऐसे दल बदलते हैं। तो ये तो वो है कि दौर है कि हमें इधर उधर की बात करेंगे, मूल मुद्दों पे कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, तो ना विपक्ष आ पा रहा ना सत्ता पक्ष आ पा रहा है। ये तो कितने चीजें आ रही हैं चुनाव में, आपने देखा मंगलसूत्र पे आए, आरक्षण पर आए, फिर उस पे पाकिस्तान आया, हिंदू मुस्लिम आया। बिल्कुल, ये सब ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि 7वें चरण तक असली मुद्दे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे कि चुनाव हो जाएगा। सर, नए मुद्दे आएंगे, एक इतिहास रचेगा इस बार का लोकसभा चुनाव। मुझे तो लग रहा है
क्योंकि लगातार इस चुनाव की तैयारियों से लेके पहले चरण से लेके हर दिन इस चर्चा में बैठते हैं और एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई है कि अगला क्या आएगा। आप देखिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और 7वें चरण तक, आखिरी चरण तक देखिएगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार छूमंतर हो जाएगा। यही सारी बातें कोई कोई हास्यास्पद हो जाएंगे, हंसते खेलते इलेक्शन निकलेगा। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, एक मिनट भीमराज जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाती है, मैं आ रही हूँ उसके बाद। आरपी श्रीवास्तव जी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। मुझे बस एक छोटा सा सवाल है आपसे कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि वो माला अब क्यों नहीं जप रहे हैं, तो क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी के अडानी अंबानी बोले और जानबूझ के ऐसा कोई पलटवार आ जाए कांग्रेस का या इंडिया ब्लॉक का कि इनको घेरने को मौका मिल जाए? ये देखिए राखी जी, शुरू से ही स्टार्टिंग से आप देखिए बराबर जो है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, खास करके उसके जो चेहरे हैं, सबसे लोकप्रिय चेहरा है प्रधानमंत्री जी, बराबर ये प्रयास करते रहे कि किसी किसी बयानों में फंसे। और अभी आपने देखा होगा सैम पित्रोदा वाले बयान पर 2 बार फंस चुका है इंडिया गठबंधन। तो हमें लगता है कि ये भी फिर से अडानी पर जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का पासा फेंका होगा, शायद कि ये विपक्ष फंस जाए। लेकिन हमको लगता है कि इन सवालों में खुद ही उलझ गए। सवाल उसका नहीं, सवाल जब उन्होंने ये किया कि इनको पास पैसा गया होगा टेम्पो से और इसलिए वो चुप हो गए हैं, तो यहाँ पर एक सवाल जरूर खड़ा होता कि क्या हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार अभी भी है? क्या इस तरह से काला धन जो बार बार करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है चुनाव आयोग जब्त कर रहा है, इन सारी चीज़ों का एक सर्टिफिकेट मिलता है। हमें लगता है कि ये चुनाव जब भी अभी कुछ अगले चरण में आप देखेंगे तो लगता है कि कहीं मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं होगा। सारे दल बेपटरी हो गए हैं, सारे अपने अपने स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कोई एक ही दल नहीं, एनडीए ही नहीं है, इंडिया ब्लॉक के लोग भी कहीं न कहीं फंसते आते हैं और इन बयानों पर जाकर टिक जाते हैं। न उनकी गारंटी दिखती है, न उनका 5 न्याय दिखता है। जनता को कुछ समझ में नहीं आया। जनता, हमें लगता है कि आज की डेट में गुमराह है कि किस मुद्दे पर किस तरह से पॉलिटिकल राजनीतिक दलों को वोट दिया जाए। ठीक है भीमराज जी 10 सेकंड सर, क्योंकि समय हो गया है। मैं कवि का शायर है वही सुना कहना चाहता हूँ। कब मुल्क लुट जाएगा ये आधार नजर आते हैं, अब हुकूमत में सब मकार नजर आते हैं। मुल्क की आजादी में लुटा दी हमने अपनी जाने और गद्दारों को हम गद्दार ही नजर आते हैं। जो सत्ता में है, जो आजादी की लड़ाई थी, ये तो मुखबिरी कर रहे थे, हम हमारी कुर्बानी दे रहे थे, आज इनको गद्दार नजर आते हैं। हम पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, आज अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहे हैं। सर शायरी सुनी, हम समझे भी, लेकिन मुझे लगता है ये आने वाला चरण और सारी चीजें अब ठीक है, जनता जनार्दन निर्णय देगा। फिलहाल तो समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चौथा चरण कितना बदलेगा समीकरण और बयानों पर जंग अडानी अंबानी के संग कब तक रहेगी जारी, ये वाकई एक सवाल है। लेकिन ये बात तय है कि चौथा चरण 13 मई को और उसके बाद 5वें चरण तक आते आते फिर देखिएगा आप एक और कोई बात हमें नई तरह से मिलेगी और उस पर हम बात कर रहे होंगे। लेकिन हम मुद्दों पर अड़े रहेंगे, लेकिन ये दिग्गज और राजनीतिक दल हमेशा भटकते चले जा रहे हैं। क्या ऐसे ही एक नई सरकार को चुना जाएगा? सवाल तो है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।